तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूलेज वगैरह देख रहे थे, और रॉड को हम लोगों ने इस तरीके से प्लेस किया था और इसके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था। इसी में कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉड है जो कि इसके ऊपर प्लेस कर दिया गया, ठीक है, जिसका लेंथ है रॉड का L, और इस ग्राउंड के लेवल को मैं ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर रहा हूँ, U इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड जिसका मास m है। कैलकुलेट करो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर से वही चीज़ है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो है, डन सर। हाँ, शॉर्ट ट्रिक है, और एक इंटीग्रेशन करके किया जा सकता है ना। तो हम लोग ऑलवेज शॉर्ट ट्रिक प्रीफर करेंगे क्योंकि उससे आंसर हमारा जल्दी आएगा। तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे होगा, और सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे जो होगा वो कितने हाइट पे होगा। सेंटर ऑफ मास होता क्या चीज़ है, वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मैं मान सकता हूँ। तो ये हाइट जो होगा एट विल बी, ये लेंथ L/2 होगा, L/2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgh। ये हो जाएगा mgh का वैल्यू L/2 साइन थीटा। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, और SC वर्मा में इसका मॉडिफाइड क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेगा जो कि मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, तुम लोग करना और पूछना। क्वेश्चन ऐसा है कि इस जगह पे एक रस्सी है या फिर चेन है, जो भी बोल लो, और इस रस्सी को एक हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर जस्ट रख दिया गया है, बराबर। इस तरीके से, और ये है रेडियस r। अगर इसका मास m दे रखा है, रोप है या फिर चेन जो भी अज्यूम करो, तो बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रोप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि इस वाले को ज़ीरो रेफरेंस लिया उसने। सॉल्व करो इसको, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। तो इसको फर्स्ट टाइम कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसको। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, इस तरह का जो डेरिवेशन है, अब हम लोग आगे करते रहेंगे। तो ये जो एलिमेंट लेने का तरीका मैं यहाँ पे बताऊँगा, इसे तुम्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब हम लोग पढ़ेंगे, डन सर। हाँ, सेंटर ऑफ मास जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय भी हम लोग इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, और जब आरबीटी करेंगे तो भी उसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। ट्वेल्थ में हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट यूज़ करेंगे तो उस समय भी इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो एक बार ही अच्छे तरीके से सीख लेना है तुम लोग को। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, और इस जगह पे जो रस्सी है या फिर चेन है जो भी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये इस तरीके से है। तो इस वाले के लिए मैंने क्या किया, एलिमेंट चाहिए मुझे,
और एलिमेंट कुछ इस तरीके से चाहिए ताकि मैं उसका इंटीग्रेशन भी कर पाऊँ। तो इस तरह का एलिमेंट लेना हम लोग को अब आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा एंगल पे जा करके डी थीटा एलिमेंट चूज कर लिया। समझ में आया क्या? थीटा एंगल पे जा करके मैंने क्या किया, डी थीटा एलिमेंट चूज किया, तो छोटा सा एलिमेंट मेरे पास मिला। और ये डी थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यहाँ पे देख करके बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसका आर्क लेंथ जो होगा वो होगा ds, और इसका जो मास होगा वो होगा dm, छोटा सा मास। और इससे हाइट कुछ होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इधर से, तो ये जो ग्राउंड से हाइट है वो कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये जो रेडियस है r है, तो ये जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी r cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r sin थीटा। तो इस छोटे से मास का जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा एम जी एच, वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, डी एम इंटू जी इंटू एच। एच का वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा, और ये है छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे पहले इसका डी एम का वैल्यू निकालना होगा कि छोटा सा मास कितना है। तो छोटा सा मास जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू लेमडा, मैंने बताया था लेमडा इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ। मैं फिर से करके बता देता हूँ, अगर हमारा लेंथ L है तो उसके लिए मास कितना है, m है, तो यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, m/l। इसी को हम लोगों ने लेमडा बोला हुआ था, तो इसीलिए अगर लेंथ तुम्हारा ds होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा ds, और ये होगा छोटा सा मास dm। सो dm इज इक्वल्स टू लेमडा ds। लेकिन यहाँ पे ds का वैल्यू मुझे पुट करना होगा, क्योंकि जब मैं इस जगह पे वैल्यू पुट करूंगा dm का, विच विल बी लेमडा इंटू ds इंटू जी इंटू आर साइन थीटा, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन डाला मैंने, तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा ds। अब इस जगह पे थीटा का इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, तो मुझे इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो कैसे चेंज करें, बोलो। इस जगह पे s इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा लिखा जाता है, याद है क्या, मैथमेटिकल टूल में मैंने ये हाँ चीज़ सर। पढ़ाया था। और इसी को अगर तुम डिफरेंशिएट कर लो तो ये क्या बन जाएगा, डी एस इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। बोलो, आया ना? इसे हमेशा याद हाँ रखना है, सर। इसे हमेशा याद रखना है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, डी एस इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। मतलब कि अगर आर्क लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो ये एंगल भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन ये रेडियस बड़ा हो सकता है, इसके लिए रेडियस छोटा होने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर जब वैल्यू को मैं पुट करूँगा इस डी एस का, तो वो कितना हो जाएगा, लेमडा आर जी इंटीग्रेशन साइन थीटा, और डी एस के जगह पे आर डी थीटा। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब इसका लिमिट मुझे पुट करना पड़ेगा, थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलो थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। 0 से π/2। हाँ, रस्सी किधर से, इस जगह से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस समय थीटा कितना होगा, 0, और रस्सी कहाँ तक गया है, इस जगह तक गया है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 0 से लेकर के π/2 तक इंटीग्रेशन जाएगा। अच्छा, लेमडा का वैल्यू कितना होगा वो बता दो मुझे, लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास m है, और लेंथ कितना है, बोलो।
पाई आर बाई टू। अरे 2 पाई आर पूरा होता है ना, उसका 1/4, हाँ सर। तो पाई आर बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा, 2m डिवाइडेड बाय पाई आर। ये लेमडा निकला, और इस लेमडे का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। आएगा 2m डिवाइडेड बाय पाई आर, आर स्क्वायर जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, याद है क्या? माइनस कॉस थीटा। और फिर वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक? कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन मत करो, साइन थीटा का ग्राफ बना लो, और साइन थीटा के अंदर का एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई बाई टू तक। कितना होता है ये एरिया बताया था? क्या होता है? वन। 1 होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो 1। मैं अब इंटीग्रेशन क्यों करूँगा? तो मेरा रिजल्ट आया mg2r/पाई। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। अब तुम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के तरीके से करने की कोशिश करी होगी, है ना? किया ही होगा, ऐसा हाँ तो नहीं सर। है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए तुम लोगों ने ऐसा कुछ कर लिया होगा। इसका सेंटर ऑफ मास तुमने बिल्कुल इस जगह पे मान लिया होगा, 45 डिग्री पे, हाँ सर। जो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका है ही नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लोकेशन पे है। ये गलत है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। कैसे प्रूफ करके बताता हूँ। एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे लो और एक छोटा सा पार्टिकल लो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इस लोकेशन पे। उसके नेक्स्ट वाला छोटा सा मास लो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इस जगह पे। इस तरीके से ढेर सारे ले लो। तो क्या सारे मासेस इस लाइन पे हैं? और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जस्ट इधर कहीं बीच में। आया ना? तो मैं ये हाँ हाइट नहीं सर। निकाल सकता हूँ, फिर ये वाला हाइट मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हालांकि ये वाला सेंटर ऑफ मास होता तो मैं आराम से हाइट निकाल लेता, जो कि तुम लोगों ने निकाल के पुट किया होगा और गलत आया होगा आंसर। लेकिन आर ये, बाय रूट टू। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास का ये हाइट कितना है हमें निकालना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वैसा ही स्टैंड होता है, एम जी एच, और एच क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो एच जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो होगा 2r/पाई। ये जब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, तो उसमें हम लोग फार्मूला भी डिराइव करेंगे। 2r/पाई जो होता है वो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है। अगर पूरा का पूरा चेन इस तरीके से रखा होता, ऐसा इस तरीके से रखा होता, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता? इस लाइन के बीच में। वाई एक्सिस पे होता। लेकिन क्या एग्जैक्टली r/2 पे होता क्या? नहीं, बोल ही नहीं सकते हम लोग r/2 पे होगा। तो होगा कहाँ पे? देखो, थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। वैसे तो तुम चाहो तो इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना? इंटीग्रेशन कर लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेमडा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इस बात को मत भूलना। नहीं तो तुम बोलोगे सर ये तो डबल आ रहा है। लेमडा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे लेंथ चेंज हो चुका है। तो देखो, तुमने बोला कि अगर सिर्फ एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास देखे तो वो इस जगह पे होगा, तो दूसरे पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास तो इसी जगह पे होगा ना। तो इन दोनों को हटा लो, सिर्फ यही दो मासेस का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे ही होगा।
इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस पूरे सिस्टम का ऐसे करके वो इसी एच पे ही होगा, और वो एच कितना होगा, ये 2r/π। समझ में आया क्या? नहीं आया तो दोबारा देख लेना, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने क्या किया, आधे पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिया, आधे पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे लिया। अब उन दोनों को हटा दिया, अब सिर्फ दो मासेस बचे हुए हैं। तो दो मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, जस्ट सेंटर पे, क्योंकि मासेस तो इक्वल है। और ये दोनों मासेस कितने हाइट पे थे, वही एच पे थे, तो ये भी एच पे ही होगा ना। हाँ सर। हाँ अब समझ में आया लगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो देखो। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, और जो चेन है ग्राउंड पे, या फिर रोप जो है, चेन है जो रोप है वो ग्राउंड पे इस तरीके से रखा हुआ है, और एक फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल्स टू 0। और फोर्स लगा करके इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया। ठीक है, तो बोला गया कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इन डूइंग सो, अगर इसके कन्फिग्रेशन को इस तरीके से चेंज कर दिया गया तो कितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा ऐसा करने में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, तो बोलो कितना वर्क करेगा। अच्छा हाँ, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो स्लोली स्लोली करके खींच रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस गिवन है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोलो क्या आ जाएगा आंसर। पोटेंशियल एनर्जी आएगा। हाँ, वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल एजेंट के कारण से, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से सोचो, तुमने जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया और उसके कारण से जो वर्क हुआ, वो वर्क गया कहाँ, वो एनर्जी गया कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास पहले था इस जगह पे, और तुमने अब इसके सेंटर ऑफ मास को इस जो जगह पे लेकर के आ गया, तो तुमने इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है उतना ही तुमने बेसिकली वर्क किया है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। है ना, एम जी एच, एच कितना 2r/π, और माइनस इनिशियली कितना था 0, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस ले लिया मैंने 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कन्फिगरेशन ऑफ दिस मास और द सिस्टम इज mg/2r/π। ये हमारा आंसर। क्लियर है क्या? सर एक डाउट था। बोलो। सर हमने डायरेक्ट वो ऊपर ले लिया तो बस वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क किया ना। अगर हम उसे बस एक्स एक्सिस के उधर ही डायरेक्ट लेते तो हम बोलते डिस्प्लेसमेंट होता। तो नहीं इसमें समझे, तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारे बात को मैं नहीं समझा, क्या बोल रहे हो। अगर सर ये वाले केस में हमने डायरेक्ट वो जो रस्सी है उसको ऊपर ले लिया ना। ऊपर खींचा, हाँ धीरे धीरे करके। हाँ, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड हुआ। हाँ अगर वो मतलब कोई वो हेमिस्फीयर नहीं होता, खाली ग्राउंड होता हाँ और हम ऐसे खींचते तो हम बोलते वो डिस्प्लेसमेंट के वजह से वर्क हो रहा है हाँ, ना। डिस्प्लेसमेंट के कारण से वर्क हो रहा है। यहाँ पे भी वर्क हो रहा है, ऐसा नहीं कि इधर वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो वर्क हो रहा है वो स्टोर हो जा रहा है। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं कहाँ था, और इरोडो का है या किसी एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बढ़िया। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रस्सी है, इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और
रस्सी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर हैंग कर रहा है, और इस रस्सी का जो मास है m है और लेंथ l है, और इस जगह पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो बोला गया एट दिस instant when 1/4 part of the rope is hanging is actually at equilibrium. Now if a small jerk बोलो या फिर impulse बोलो या फिर pull बोलो, इस जगह पे एक छोटा सा पुल दिया मैंने, काफी माइन्यूट सा अमाउंट का। Now if a small pull is applied on the rope, it starts slipping. Then find the velocity of the rope when it completely falls off the table. सॉल्व करो। बस इतना ही डेटा गिवन है, मास दे रखा है, लेन दे रखा है, और म्यू का वैल्यू गिवन नहीं है, छोटा सा पुल किया गया है। हाँ, सॉल्व करो उसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस जगह पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन उसने ये दिया है कि जो रस्सी है वो रस्सी अभी इक्विलिब्रियम पे है, और अगर ये रस्सी इक्विलिब्रियम पे है तो मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 है इसके ऊपर, है ना। नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और ये लेंथ कितना है, l/4 लेंथ है, तो ये लेंथ कितना होगा, 3l/4, 3l/4 होगा। तो इधर से लग रहा होगा mg/4, क्योंकि इतने से पार्ट का मास जो होगा वो m/4 होगा, और इतने से पार्ट का मास कितना होगा, डेट विल बी 3m/4, और फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में मैक्सिमम लग रहा होगा ताकि ये स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, नॉर्मल कितना हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू mg/4, है ना। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना, म्यू इंटू एन, mg/4, नॉर्मल का वैल्यू 3mg/4 इंटू, नहीं हो तो क्या, 3mg/4, और ये mg/4 कैंसिल आउट कर लो, mg/4, तो म्यू का वैल्यू कितना आया, 1/3। तो इधर से मेरा म्यू का वैल्यू निकल के आया अभी। अब मैं इस पे लगाऊंगा डब्ल्यू ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा के, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, इनिशियल एंड फाइनल, और वर्क इस पे किस किस ने किया, एक तो ग्रेविटी ने वर्क किया और एक किसने वर्क किया, फ्रिक्शन ने, इन दोनों ने वर्क करा। तो ग्रेविटी के कारण से वर्क जो है वो आराम से निकल सकता है, इजिली निकाल लेंगे क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और फ्रिक्शन के कारण से वर्क निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रिक्शन के कारण से वर्क निकालते हैं। फ्रिक्शन के कारण से जो वर्क होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल, आया ना। हाँ सर। कैसे वेरिएबल होगा फ्रिक्शन, वो लेंथ बार कम होते जाएगा तो हाँ फिर फ्रिक्शन कम लगते जाएगा। ये जो लेंथ है
ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो नॉर्मल भी कम होते जाएगा। तो मान लेता हूँ कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो लेंथ है नीचे जो गिरा हुआ वो एक्स है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस ऑफ एक्स। तो इधर से जो नॉर्मल लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। तो इधर से एम डैश कितना होगा, एम डैश विल बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल माइनस ऑफ एक्स। और लेमडा कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास बाय लेंथ। तो ये हो जाएगा एम डैश। तो नॉर्मल तुम्हारा निकल गया, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम डैश जी विच इज इक्वल्स टू लैम्डा एल माइनस ऑफ एक्स इंटू जी। तो ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन निकल के आया विच इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो अब फ्रिक्शन कम ही होते जाएगा क्योंकि नॉर्मल हमारा कम ही होते जा रहा है। ये म्यू लैम्डा एल माइनस ऑफ एक्स इंटू जी। तो तुमने एक बार इसको रस्सी को नीचे खींच लिया, वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो गिरते ही जाएगा क्योंकि अब फ्रिक्शन कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब क्या करें, ये फ्रिक्शन का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आया है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर ये करता है, ये छोटा सा dx थिकनेस का डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में कर लेता है, तो dx नीचे आ जाएगा और dx डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, हर एक पॉइंट डिस्प्लेस कर जाएंगे। तो उसके कारण से जो छोटा सा वर्क होगा फ्रिक्शन के कारण से वो इंटीग्रेशन एफ डॉट dx होगा। और मुझे पता है कि नेगेटिव वर्क होने वाला है तो माइनस साइन पुट कर लिया मैंने, और इंटीग्रेशन फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लो म्यू लैम्डा एल माइनस ऑफ एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स। और x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। म्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। जी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन एल माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। और x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, ये है हमारा x। L/4 से L तक। हाँ, इनिशियली क्या था, L/4 लेंथ गिरा हुआ था, और जब वो पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, l के बराबर। तो L/4 से इसका इंटीग्रेशन जाएगा l तक। सारे वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं। म्यू का वैल्यू 1/3 था जो हम लोगों ने निकाला था। लैम्डा का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ m/l, और जी का वैल्यू, जी में ही रहने देता हूँ इसे अभी, इंटीग्रेशन और एल माइनस ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन पुट कर लेता हूँ मैं, विच इज एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 L/4 से लेकर के L तक इंटीग्रेशन। और इसके वैल्यूज को पुट कर लो, ये कितना आ रहा है, एम जी बाय 3, माइनस साइन बाहर रहेगा, और L अंदर से कैंसिल आउट कर लेंगे, रहने दो अभी बाद में करेंगे। तो एक होगा L, और अब L/4 पुट कर लो, L²/4 माइनस ऑफ L²/32। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। एक L से तो कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, तो माइनस, सर 1 मिनट, क्या बोल रहे हो, 1 मिनट बाकी है। ओके। सर मेरा इंटीग्रेशन गलत हो गया। अच्छा, तो देखो अभी हम लोगों ने ये चीज़ निकाला, ये हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल करके आया। अभी तो ये सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल के आया, अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी तो लिखना बाकी ही है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग सेंटर ऑफ मास के मेथड से निकालेंगे, और ये मेथड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, पहले बताया था मैंने, और अभी इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इनिशियल सिस्टम कैसे था, ऐसा इनिशियल सिस्टम कुछ इस तरीके से, और फाइनल सिस्टम कैसा हो जाएगा, फाइनल सिस्टम में ये पूरा का पूरा मास नीचे आ जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना नीचे आया, सभी कोई ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ,
एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, क्या इतना सा पार्ट अभी भी उसी जगह पे है? आया ना? इक्विवेलेंट मास की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये पार्ट तो नीचे चला गया होगा, लेकिन ये जो मास है, इस मास का सेंटर ऑफ मास तो उसी लोकेशन पे है। तो मतलब कि ये जो चीज़ है अनअफेक्टेड है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इफेक्टिवली सिर्फ ये सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लोकेशन पे चला गया है, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है। दो पार्ट में डिवाइड किया ना मैंने, तो मुझे ये हाइट निकालना है। इतना सा ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। नहीं, बात समझ में आई क्या? बोलो, है ना? तो इतना सा हाइट निकालना है मुझे, वो कितना होगा? तो सबसे पहले इसका लेंथ ले लो। ये लेंथ कितना होगा? 3l/4। और ये लेंथ कितना है? l/4। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे होगा? जस्ट 3l/4 का आधा, डेट इज 3l/8। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? l/4 प्लस ऑफ 3l/8, विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये? तो इस जगह पे इन दोनों को सम करने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है? 5l/8। तो ये जो है, इतना सा हाइट का लॉस हुआ है मास का। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ? जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उतना ही ग्रेविटी वर्क करेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। हमें पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स का जस्ट नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? किसी भी एक लेवल को तो तुम जीरो एज्यूम करोगे ही ना। तो मैं इस लेवल को जीरो एज्यूम कर लेता हूँ। तो इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता चल जाएगा। तो mgh कर लो, U विल बी इक्वल्स टू mgh। लेकिन इसका मास अब m नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इसके मास में कितना चेंज हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इस मास के लिए, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो वो मास अब होगा कितना? 3m/4 इंटू जी इंटू एच। एच कितना आ जाएगा? 5l/8। तो ये कितना आया? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना आ गया ये? 15 mg h, mgl होगा, mgl divided by 32. So this will be the work done by the gravity. समझ में आया क्या या नहीं आया? वो बोलो, हाँ सर। है ना? तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी निकला, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकला। और W ऑल इज इक्वल्स टू मुझे डेल्टा के ही करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। और कौन से ने वर्क करा? एक ग्रेविटी ने वर्क करा और एक फ्रिक्शन ने वर्क करा। जो ग्रेविटी है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइट नीचे हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर एक माइनस साइन डालना था डेल्टा यू के लिए। तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया है, और पॉजिटिव वर्क जो हुआ है डेट इज 15 mgl डिवाइडेड बाई 32। और जो फ्रिक्शन ने वर्क किया वो नेगेटिव वर्क किया, जो कि कितना है? 3 mgl/32 फ्रिक्शन के माइनस कारण में से, है ना? 3 से कैंसिल आउट कर लो। 3 mgl। mg/32 यही आ रहा है ना? हाँ सर। पुट कर लो इधर। 3 mgl/32 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। सारे मास के पास वेलोसिटी आएगी, तो माइनस करो, कितना आ रहा है ये? 12 mgl/32।
हाफ एम वी स्क्वायर, बाकी क्या है कैलकुलेशन, इसको कैंसल आउट वगैरह कर लो और इधर से फिर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें दो चीजें तुम्हें समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन भी वेरिएबल हो सकता है, और फ्रिक्शन वेरिएबल होगा तो उसके कारण से वर्क हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा चीज सेंटर ऑफ मास से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, और उसके मतलब उससे हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। और फिर तीसरा चीज यहाँ पे डब्ल्यू ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ही हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन तुमने पूछा तो इसीलिए मैंने लगे हाथ करवा भी दिया। ठीक है सर। बोलो, समझ में आया सर सब कुछ? हम्म। हाँ, हाँ। चलो आगे चलते हैं। सर एडवांस में मतलब ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस का लेवल ऐसा ही होता है? नहीं, उसमें भी इजी क्वेश्चन आते हैं। नहीं मतलब ज्यादातर। ये एडवांस क्वेश्चन है ना, मतलब कि टफ क्वेश्चन में आता है। जब मीडियम क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये इससे इजी रहेगा, जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया इससे इजी रहेंगे। तो टफ क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं, मीडियम क्वेश्चन भी रहते हैं और इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके चलो सर। आगे हम लोग चलते हैं अब। तो इस पे बेस्ड और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया वो किस तरीके से होता है। तो लेट से कि मेरे पास एक रस्सी है जिसका मास है, हम लोग एनएलएम में रस्सी को मासलेस एज्यूम करते थे, लेकिन यहाँ पे मास ले रहे हैं क्योंकि उससे मुझे कुछ काम करना है। तो ये मास है, तो रस्सी मान लो या फिर चेन मान लो, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। इस रस्सी का लेंथ है एल और मास है एम, मास है एम और लेंथ है एल, और इसके कन्फिग्रेशन को चेंज करना है कुछ इस तरीके से। क्या किया, एक एक्सटर्नल एजेंट ने इस पॉइंट बी को पकड़ा और इसको स्लोली पुल किया, और पुल करके फिर इसका कन्फिग्रेशन को चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। तो बोला गया कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क किया वो निकालो। ठीक है क्या? फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कन्फिग्रेशन। सर वापस बता, ये मतलब क्या किया? क्या मतलब क्या? एक बार वापस बता दो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, ये जो लंबी सी रस्सी थी ना, इस रस्सी के एक एंड को पकड़ा और इसको खींच करके इस जगह पे बांध दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा, हाँ सर। है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया इस रस्सी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में, ये क्वेश्चन। ठीक है। हाँ सर। तो देखो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ये इसका सेंटर ऑफ मास मुझे चेक करना है, तो मैं सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। इस पूरे रस्सी को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। नीचे करता हूँ मैं। ये जो मेरे पास रस्सी है, ये है रस्सी, और इस रस्सी को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अपर हाफ एंड एक लोअर हाफ। जब मैं नीचे वाले एंड को पकड़ करके ऊपर ज्वाइन कर दूंगा तो उस समय क्या होगा, उस समय रस्सी का एक हाफ अनअफेक्टेड होगा और दूसरा हाफ अफेक्टेड होगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो
जो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है वो लोअर हाफ का चेंज हुआ है। वो लोअर हाफ का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लोकेशन से इस लोकेशन शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। और ये वाला तो अनअफेक्टेड है, वो इस जगह पे था, अभी भी इसी जगह पे है, तो ये अनअफेक्टेड है। तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास में कितना पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ वो निकालना है। वही पोटेंशियल एनर्जी का गेन जो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो ये हाइट कितना होगा इसको पहले निकाल लेता हूँ, काफ़ी इजी है। ये लेंथ है l/2, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा l/4, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस जगह पे जाएगा तो ये भी हो जाएगा l/4। तो ये हाइट टोटल कितना हो जाएगा l/2 हाइट निकला मेरा। दूसरा चीज, इतने से पार्ट का जो मास है उसी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, तो इसका मास कितना है m/2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है mgh, मास कितना m/2 g, हाइट कितना l/2। कितना आ गया आंसर mgl/4। mgl/4। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू mgl/4। चलो एक और क्वेश्चन करो, इजी था। क्वेश्चन ऐसा है कि इस बार रस्सी इस तरीके से दिया गया है, और इस रस्सी को इस जगह पे पकड़ा, बिल्कुल इसके सेंटर पे, और इसके सेंटर पे पकड़ करके इस जगह पे टाई कर दिया गया। तो रस्सी कैसा हो जाएगा, ऐसा। आया ना। हाँ सर। तो अब तुम्हें बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हुआ तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया। तो वही रस्सी का मास और m लेंथ है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और सिस्टम को काफ़ी स्लोली इस तरीके से मूव किया गया है। स्लोली क्यों मूव करा जाता है हर एक केस में, क्योंकि अगर स्लोली मूव नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो डब्ल्यू ऑल इज इक्वल्स टू फिर डेल्टा के ही जब हम लोग लगाएंगे ना, तो उस समय में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा जीरो नहीं होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के बराबर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखा जाता है, स्लोली स्लोली मूव कराया जाता है। सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस क्या होंगे उसको हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कैसा था। ऐसा था इनिशियल, और अब तुमने इसको ऐसा कर दिया। ऐसा कर दिया। तो कुछ पार्ट का जो लेंथ है वो चेंज ही नहीं हुआ है ना। जैसे कि मैं अगर अपर हाफ की बात करूं, इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था अभी भी वहीं पे ही है। कैसे? क्योंकि तुम इस रस्सी को देखो, इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे और इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे। तो रस्सी का लेंथ मतलब जो मास है, सेंटर ऑफ मास आधे पार्ट का चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ किसका फिर? चेंज इस वाले का, इफेक्टिव। इफेक्टिव की बात करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। इफेक्टिव इसका चेंज हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास दो टुकड़ों में बट गया है, और एक यहाँ पे पहुंच गया है और एक इस जगह पे पहुंच गया है। आया ना। तो मैं इसको भी दो टुकड़ों में बांट लेता हूँ, इसको भी दो टुकड़ों में बांट लिया। एक ये वाला टुकड़ा हुआ और एक ये वाला टुकड़ा हुआ। तो पहले टुकड़े की बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा, पहले लेंथ वगैरह भी तो निकाल लें। ये लेंथ कितना है l/2, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा l/4।
तो इतने छोटे से पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस जगह पे होगा, और इतना सा हाइट कितना होगा, दिस लेंथ विल बी बेसिकली L/8। बात क्लियर है क्या? अब मैं इस जगह पे, यस अब इस जगह पे देख लेता हूँ, क्योंकि इसका मास जो होगा, इस पार्ट का मास, इतने से पार्ट का मास कितना होगा, इस पार्ट का मास बताओ जरा सा, कितना होगा? m/4 ना। हाँ सर। टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, 2 पार्ट, एक पार्ट यहाँ पे है, दूसरा पार्ट यहाँ पे, तीसरा पार्ट ये रहा और चौथा पार्ट ये रहा। तो 3 और 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा वहाँ पे पहुँच गया, सेकंड पार्ट तुम्हारा उस जगह पे पहुँच गया। तो फर्स्ट पार्ट इफेक्टिवली जो है वो कितना हाइट ऊपर गया, तो क्या ये जो लेंथ है मैं L/8 बोल सकता हूँ, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना है, L। तो टोटल लेंथ में ये दो लेंथ को घटा दो, तो क्या ये लेंथ नहीं मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास इस जगह से इस जगह तक पहुंचाया गया, तो एक हाइट मेरा निकल जाएगा h1। h1 कितना हो जाएगा, L माइनस ऑफ L/8 प्लस ऑफ L/8 विच इज L/4। कितना आया ये, 3L/4। तो फर्स्ट वाले पार्ट के कारण से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो mgh होगा, m1 इंटू जी इंटू h1। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है, m/4 इंटू जी इंटू h1 विच इज 3L/4। तो कितना आ गया ये, 3mgL/16। ये डेल्टा U1 निकला। अब डेल्टा U2 निकाल लेता हूँ मैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे है, जो कितने हाइट पे है, L/4 पे, नहीं L/8 है ना, L/8 है, ये L/8 है, और ये भी कितना है, L/8 है। तो पहले मैं ये हाइट निकाल लूँ, ये हाइट कितना होगा, बोलो कितना होगा, L/2 माइनस ऑफ L/8। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि ये लेंथ है L/2। देखो फिर, तो ये L/2 माइनस ऑफ L/8 हुआ, और ये वाला हाइट कितना है, ये भी L/8 है। तो सेंटर ऑफ मास इफेक्टिवली इस लोकेशन से इस लोकेशन पे गया हुआ है, तो टोटल हाइट h2 कितना हो जाएगा, h2 विल बी L/2 माइनस ऑफ L/8, ये वाला चीज प्लस ऑफ L/8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, L/2, ये हाइट आया h2। तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, mgh m2g इंटू h2, मास कितना, m/4, और g, और हाइट कितना, L/2। कितना आ गया आंसर, mgL/8। अरे बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर। तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। अब इसके वैल्यूज को पुट कर लो, एक हो जाएगा mgL/8 प्लस ऑफ 3mgL/16। तो कॉमन वगैरह ले लो, 3/2 प्लस 1 दैट इज 2.5, और ये 5/2 हो जाएगा, तो 16, 5/16 आ रहा है ना, 5mgL/16। चेक कर लो एक बार, बोलो। अरे बोलो, हाँ सर। हाँ सर। तुम्हारा कितना आया था,
मेरा 3 mg/L/8 आ रहा था। 3 mg/8। हाँ क्या सर। मिस्टेक करा तुमने? सर वही कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। अच्छा, चलो ठीक है फिर। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो ये काफ़ी आसान है। और ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को मैंने धीरे 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 खींचना स्टार्ट करा, और स्लोली खींचा गया एक्सटर्नल एजेंट के कारण से, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मैंने इसको रोक दिया। तो क्या होगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कंटिन्यूसली पीछे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा, विच इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स। अगर मैं स्लोली लेकर के जा रहा हूँ तो विच इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में भी मुझे u इज इक्वल्स टू जीरो बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं u इज इक्वल्स टू जीरो के लिए। तो करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। लेट्स से कि ये एक स्प्रिंग है और नेचुरल लेंथ इस जगह पे है, ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सटेंडेड था x1 अमाउंट, और इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ x2 तक। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके खींच करके यहाँ तक लेकर के जाऊँगा a से b तक, तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर होगा उसी को निकाल लेते हैं हम लोग। तो चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो हो जाएगा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स डॉट डी एक्स, और ये डेल्टा यू होगा। तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट के कारण से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, और ये होगा डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक जाएगा। यह आ जाएगा हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका रेफरेंस कहाँ पे लेंगे हम लोग? तो रेफरेंस के लिए हम लोग नेचुरल लेंथ लेते हैं। नेचुरल लेंथ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि उस समय x हो जाएगा ज़ीरो। तो इसे याद रखना है, और बाकी उस जगह से हमें निकालना है। तो लेट्स से कि x1 हो गया ज़ीरो, x1 को मैंने कर दिया ज़ीरो, और x2 को कर दिया मैंने x। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम्हें यही फार्मूला याद रखना है, और इसी फार्मूले से हम लोग आंसर ऑलवेज निकालेंगे। हालांकि तुम ये भी याद रख सकते हो, इससे भी आंसर आएंगे, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ ये नीचे वाला, इससे जल्दी आंसर निकलेगा और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो देखो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ये है मेरे पास एक स्प्रिंग, और ये अभी नेचुरल लेंथ पे उसी तरह का क्वेश्चन। ये लोकेशन है ए, ये लोकेशन है बी, और ये लोकेशन है सी, और इन सभी के बीच का डिस्टेंस जो है वो x गिवन है। तो पहला चीज़, अगर मैं नेचुरल लेंथ से बी तक लेकर के जाऊंगा तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो बस इतना सा याद रखना, बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेना है मुझे। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव, और विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा विच इज जीरो, नेचुरल लेंथ है। इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के टू एक्स का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, देख लो, टू के एक्स स्क्वायर। और इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि तुम स्प्रिंग को कंप्रेस कर लो
या फिर एक्सटेंड कर लो एक्स अमाउंट से, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सेम। तो पहले केस के लिए डेल्टा यू कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, काइंड ऑफ ऐसा बोलोगे ना। तो इन दोनों का डिफरेंस विच विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, ये आ जाएगा आंसर। दूसरा दूसरा बोला गया कि मैं बी से सी लेकर के जा रहा हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बताओ। तो बी से सी लेकर के जाऊंगा तो इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेना है। तुम पहले ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हमें पॉजिटिव रखना है, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव रखना है। तो 2kx² माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 3kx² 2, हाँ और ये पॉजिटिव। सेम वे में अगर तुमसे बोला जाए कि ठीक है इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, इस बार मैं ए से सी लेकर के जा रहा हूँ, थर्ड केस, तो क्या होगा, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा या घटा या कुछ नहीं हुआ, वो मुझे बताओ। ए से मैं सी लेकर के जा रहा हूँ, अल्टीमेटली, बढ़ेगा। हाँ अल्टीमेटली बढ़ गया ना, क्योंकि इधर तो एक्स ही कंप्रेशन है, इधर कितना तुमने 2x एक्सटेंशन कर दिया, तो बढ़ा तो पॉजिटिव रखना है, और मुझे बस इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इसका और इसका। वो कितना हो जाएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 2kx² माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 kx², पॉजिटिव। अब थोड़ा नेगेटिव वाला देख लो। लेट से कि मैं इसको लेके गया, ऊपर ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा चॉइस नहीं है, बी से ए लेकर के जा रहा हूँ मैं, बोलो बी से ए, तो कितना हो जाएगा डेल्टा यू बताओ, दोनों का डिफरेंस ले लो, जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। मैं अगर सी से बी लेकर के जाऊं तो घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो मुझे नेगेटिव रखना है, और नेगेटिव रखना है तो डिफरेंस भी तो लेना पड़ेगा, इसका और इसका डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा ये 2kx² माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन जो भी मैग्नीट्यूड आएगा नेगेटिव में होगा, ये आ जाएगा -3/2 kx², जस्ट इसका उल्टा। समझ में आया क्या, हेलो ठीक है, सर। बोलो। सर ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी वो कम्प्लीटली अपोजिट है ना। हाँ बिल्कुल अपोजिट है, और वो वर्क डन बाय ग्रेविटी और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ना। बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट क्योंकि इधर से ही रिलेशन में आ जाता है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव ही डेल्टा यू होता है, अपोजिट तो इसी जगह पे आ रहा है ना, हाँ सर। इसीलिए अपोजिट हो जा रहा है। जो वर्क डन स्प्रिंग फोर्स करेगा उसका जस्ट माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग के कारण से। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया, और एक ब्लॉक है जिसका मास गिवन है, के का भी वैल्यू दे देता हूँ, के इज गिवन 500 न्यूटन पर मीटर, और इसमें नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन किया गया है इसमें,
नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया गया। थोड़ा ज़्यादा वैल्यू ले लेता हूँ, इसको 1000 कर लेता हूँ। और नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस किया गया वो दे रखा है, तो मैं लेट्स से 50 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि इस पॉइंट से कितना दूर जाकर के रुकेगा। म्यू का वैल्यू 1/4 है। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप। फ्रॉम पी से निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पी। करो सॉल्व। पूरे लोकेशन में फ्रिक्शन है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक फ्रिक्शन। और ये भी पूछा है कि फाइंड हीट जनरेटेड ऑन द सरफेस। चलो करते हैं। देखो, इसको मैं दो तरीके से करके बताऊंगा। एक तो जो तरीका है W ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, उससे करके भी निकाल सकते हो आंसर। और एक तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि मैं लगाता हूँ। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखो, एनर्जी कंजर्वेशन, सभी को इधर ध्यान दो अच्छे से। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? अभी जो सिस्टम के पास एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है ना। अभी जो सिस्टम के पास एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना भी था वो सारा का सारा कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो वापस से अब किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? अब सारा का सारा एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा। तभी तो ब्लॉक जाकर के रुकेगा फाइनली, नहीं तो रुकेगा क्या? हाँ सर। इसका मतलब तुम डायरेक्टली देखो कि तुम्हारा जो हीट है वो कहाँ से आ रहा है। स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा का सारा हीट आ रहा है। कितना आसान हो गया। अगर तुम एनर्जी कंजर्वेशन से सोचोगे, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो हीट जनरेट होगा डेट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। के का वैल्यू कितना दे रखा है? 1000, और एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर कर लो। तो कितना हो गया ये? 1/4। 125। 125 होगा ना। यस सर। तो 125 जूल जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गया पूरा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। तो जितना हीट में कन्वर्ट हुआ है वो कौन कराया है? फ्रिक्शन ने कराया। बोलो, इतना हीट किसने हाँ डाला? फ्रिक्शन ने डाला। तो फ्रिक्शन ने बेसिकली कितना वर्क करा है? 125 वर्क करा है। और एफ जो है वो ऑलवेज लगते रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स है कितना? म्यू इंटू एन। तो ये जगह म्यू एम इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट, मास नहीं दिया मैंने, मास इधर लिख लो। मास मान लो 10 kg है, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। म्यू का वैल्यू 1/4, मास है 10, जी का वैल्यू 10, और ये एस, और ये 125। बताओ एस कितना आ रहा है? 5। 125 इंटू 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। लेकिन मुझे पॉइंट पी से डिस्टेंस मांगा है। ये जो डिस्टेंस निकला है वो इस लोकेशन से डिस्टेंस निकला है। तो पी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4.5। हाँ,
4.5, कितना आसान हो गया। अब अगर W1 इज इक्वल टू डेल्टा के ही लगाते तो हमारा आंसर आता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता। चलो उससे भी करते हैं हम लोग। ब्लॉक इस जगह पे W1 इज इक्वल टू डेल्टा के, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। ब्लॉक इनिशियली इस जगह पे था और फाइनली ये नेचुरल लेंथ होगा, और फाइनली इस जगह पे पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद स्टॉप हो जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। तो दोनों चीज़ हो गया 0। और वर्क करेगा कौन कौन, एक स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा और एक फ्रिक्शन वर्क करेगा, इज इक्वल्स टू 0। स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क कर लेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव वर्क करेगा, और फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। तो इस जगह से x डिस्टेंस मूव किया है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था 0.5, तो x प्लस 0.5 होगा, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इनटू x प्लस 0.5। इस जगह पे जो x है वो अलग है इस x से, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था क्या करूँ, चेंज करूँ या रहने दो। अब इसके वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ, हाफ इंटू 1000, x का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी, और ये x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0। इस जगह से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x का वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगा। बोलो समझ में आया। हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। ज़्यादातर तरीका जो है हम लोग आगे से ये यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेंटर ऑफ मास करते हैं या फिर आरबीडी में करते हैं, तो हम लोग यही अप्लाई करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, बस अंडरस्टैंडिंग। कोई वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का नाम का चीज़ नहीं होगा हमारे लिए सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन होगा। क्लियर है। चलो ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टार्ट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है उसे देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोशिश करेंगे। होमवर्क के लिए डीपीपी कर लो नेक्स्ट, और एक्सरसाइज 1 सेक्शन देख लेना, अब टिल्ट आउट तक कर लो, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में टिल्ट आउट तक कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करते हैं।